अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे करवाया जाए? क्या ऐसा इलेक्शन हो सकता है कि तमाम सियासी जमातें इसके नतायज को कबूल कर लें? NA 249 की मिसाल लीजिए। आज NA 249 के लिए वोटों की दोबारा गिनती हो रही है, लेकिन इस दोबारा गिनती के अमल को भी नून लीग ने रद्द कर दिया है। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का एतराज है कि बैग्स जो लाए गए उनके ऊपर सील नहीं थी, उन्हें गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स जो हैं वो नहीं दिखाए गए और फॉर्म 46 भी नहीं दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इस हल्के में रीपोलिंग का मुतालबा कर चुकी है और पार्टी ने अब इसके लिए बाकायदा दरख्वास्त भी जमा करा दी। कहा कि ना आपको फॉर्म 46 देंगे जो सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिले थे। इलेक्शन कमीशन की हमारी दरखास्त में हमने कहा था कि फॉर्म 46 नहीं मिले। फॉर्म 45 जो हमको मिले थे उसमें 167 में सिग्नेचर्स नहीं थी। हमको ये उन्होंने आरओ ने कहा कि हम 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे। और जो अनयूज बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे। पहला बैग खुला हमारे सामने, हम जब निकल रहे थे पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी। बोगस वोट डाला गया, बोगस वोट। ये पूरा का पूरा सिस्टम रिग हुआ है, ये पूरा का पूरा इलेक्शन ये कंट्रोवर्शियल हुआ है, ये मैनेज किया गया है। ये बाकायदा से सिंध हुकूमत ने पहले वोटर्स को ट्रांसफर किया यहाँ से, फिर उसके बाद बोगस वोट डलवाए यहाँ पर, उसके बाद पूरा उन्होंने अपनी मर्जी के साथ पोलिंग स्टेशन की वो पोलिंग स्टेशन बनाए। हमने एप्लीकेशनें डाली, रिजेक्ट हो गई। अब पीपल्स पार्टी जो है वो रीपोलिंग पर भी इन एतराज़ात को जो है वो मुस्तरद करती है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर मंदरखेल ने कहा है कि हारने वाले जो उम्मीदवार हैं वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहे। कमीशन टोटली नाकाम हो चुका है इस इलेक्शन प्रोसेस को, जबकि जीत हमारी हो चुकी है, वोट हमारे है, मगर फिर इसका ये फॉर्म 47, फॉर्म 46 और आज कंसोलिडेशन का रिकॉर्डिंग का फैसला और प्रोसेस शुरू होने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। फॉर्म 46 का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, मैं वकील हूँ और बहुत सारे जाहिल वकील अंदर बैठे हुए जिसको पता तक ये चीज हो रहा है। जब रिकाउंटिंग हो गया तो फॉर्म 47, 46 का प्रोसेस खत्म हो गया, ये इनको नहीं पता। और खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा बहुत सारे जाहिलों से आपने पूछा होगा, आप यहाँ पे सील लगी हुई है प्रॉपर, आप मुझे बताओ कि प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो सील कैसे देख ली उन्हें? सील तो लगी हुई है तमाम में। आप मीडिया का मैं दरखास्त करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि आके देख ले सील, लेकिन जब एक बहाना बनाना है और इस इस्तीफा पार्टी ने, इस सजा याफ्ता पार्टी ने जब ये करना है, मैं कहना को आपके तवज्जो से अगर ये इतने बड़े वकील है तो अपनी सजा याफ्ता कैद को पाकिस्तान ले आया। इलेक्शन कमीशन एक हल्के पर सियासी जमातों के एतराज़ात दूर नहीं कर पा रहा। क्या इसके लिए इंतखाब का तरीका बदलना होगा? क्या सियासी जमातें इसका कोई हल निकाल सकती हैं? आज हुकूमत ने इस हवाले से एक अहम कदम भी उठाया कि तमाम जमातों से राब्ते के लिए एक पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी है, जिसके मेंबरान में फवाद चौधरी, असद उमर, बाबर अवान और आमिर डोगर भी शामिल हैं। इससे पहले इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर ही हुकूमत मंगल के रोज 2 ऑर्डिनेंसेस लेकर आई है। इनमें से पहला जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की इजाजत देने के हवाले से, जबकि दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से है। काबीना ने इसकी मंजूरी दी मंगल को। क्या अपोजिशन इस मामले पर हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार होगी? एक तो हमारा आज का ये सवाल है। दूसरी तरफ हुकूमत को एक और ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त हुई। खुशाब के सूबाई असम्बली का जो हल्का है वहां पर होने वाला ज़िमनी इंतखाब, उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब रहे। वजीराबाद, डस्का, नौशहरा, कराची और सिंध में होने वाले जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात है उसमें PTI की जो शिकस्त है हुकूमती पार्टी की, उस पर बहुत सारे सवालात हैं। सिर्फ कुरम का इलेक्शन था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाई। सेनेट इंतखाबात से पहले और बाद में होने वाले ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, कोई 10-11 के करीब ये ज़िमनी इंतखाब है, जिसमें से PTI सिर्फ एक में कामयाब हुई है। क्या इन इंतखाबात में हार जीत का जो ताल्लुक है वो हुकूमत की कारकर्दगी से है? क्या हुकूमत को अवाम का एतमाद हासिल है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। ज़रताज गुल साहबा विभाग की वज़ीर ममलिकत है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहबा आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमें जो है वो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। निहाल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आगा रबीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आगा रबीउल्लाह साहब और निहाल हाशमी साहब।
आपका भी। मैं ये पहले NA 249 की बात कर लेते हैं, फिर खुशाब के जो है वो इलेक्शन के ऊपर आएंगे। निहाल हाशमी साहब, ये NA 249 का इलेक्शन रीपोलिंग मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त दी थी। अब उस रीपोलिंग को रुकवाने के लिए भी जो है वो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो वो दरखास्त दे दी। आपने इलेक्शन बड़ा करीब से देखा है, क्या हुआ क्या है आज? क्यों पहले रीपोलिंग चाहते थे और अब रीपोलिंग को रुकवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, आपने देखा होगा और आपने खुद सुनाया जो 3 कैंडिडेट्स की बयान मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की, मंदुखेल ने भी किया, एक और मुरसलीन साहब ने भी किया। रिकाउंटिंग के अपने कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, कुछ उसके मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं जिसको मद्देनजर रख के फिर एक तरीक़ेकार होता है जिसके तहत रिकाउंटिंग। अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ के मिफ्ता इस्माइल अकेले ने नहीं, वहां पे पीपल्स पार्टी के अलावा जितने भी और कैंडिडेट्स थे, जितने भी और सियासी जमात थे, उन सब लोगों ने कहा कि पोलिंग बैग जो था, जो जिसमें वोट लाया गया था, वो उसके सिल टूटे हुए थे। अगर सिल टूटे हुए हैं तो वो शकूक और शुबहात जाहिर करते। फिर काउंटर जो फाइल है वो देखना बड़ा जरूरी होता है, और जो दीगर चीजें हैं वो फॉर्म 45 के मेरे भाई बात कर रहे हैं, जरूर ऐसा है 45, 46 की मैंडेटरी प्रोविजन के हवाले से, मगर बात यह है कि हमें तो फॉर्म 45 मिला ही नहीं। मां सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी और पार्टी को फॉर्म 45 नहीं मिला। जब फॉर्म 45 नहीं मिला तो कंपाइल किसके साथ बैठ करके करेंगे? और फॉर्म 45 वो ऑथेंटिसिटी होती है कि पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने दस्तखत करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट के सामने दस्तखत करते हैं कि ये हमने टेबल किया, इनको इतना वोट, इनको इतना वोट। अगर वो चीज नहीं, देखिए तो अभी आगा रफीउल्लाह साहब को भी हम कोशिश करते हैं। आगा साहब साथ हैं जरा? अच्छा, मैं निहाल भाई उनको भी लेता हूं, मगर एक जनरल आर्गुमेंट जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है वो कहते हैं रिकाउंटिंग होती है ऐसे है, हमारा काम ये नहीं है कि फॉर्म 46 देने हैं या 47 देने हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वोट सही पड़ा है, कौन सा वोट गलत पड़ा है, और कहीं रिजेक्टेड वोट जो है वो तो नहीं काउंट हो गया। देखिए, जो वोट इशू किए गए थे, जितने बुक्स इशू किए गए थे, उसमें कितने बुक्स इस्तेमाल हुए, कितने नहीं हुए, कितने लेफ्ट ओवर है, कौन खाली है, कौन रिजेक्टेड है, किसमें मोहर कहां पे लगा, किसमें कहां पे नहीं लगा। फॉर्म 45 मैं एक काउंटिंग में रह चुका हूं, मरहूम एजाज शफी और मोहतरम जनाब मसरूर एहसन साहब का इलेक्शन हुआ था, इसी हल्के में हुआ था, 19 मेरे ख्याल से 96 की बात है, उसमें 97 में, तो उसमें ये बात सामने आया था और उसमें भी यही सारी चीजें थी। तो मेरा अपना जो तजुर्बा है उसके मुताबिक ये, मैं बैठ चुका हूं, काउंटिंग में बैठ चुका हूं, तो ये प्री रिक्विजिट जो चीजें हैं वो लाना, और सिर्फ हमने नहीं किया बाइकआउट, सारी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया, मां सिवाय पीपल्स पार्टी। तो अब ये चाहिए कि जिस पे सारे फरीक मुतमईन हो वो अमल अपनाया जाए, ताकि सारे फरीक को मुतमईन करे। अगर जीती हुई होगी पीपल्स पार्टी या PMLN या कोई और पार्टी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। इल्जाम एक इलेक्शन, एक ये बाई इलेक्शन है जो लगता है ऐसा है कि पूरे एक महीने की एक्सरसाइज जो है वो बनता जा रहा है। डस्का का इलेक्शन आपने देखा कहां तक गया, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फैसला हुआ। ये अब इस इलेक्शन पर भी एक रीपोलिंग थी, अब रीपोलिंग को रुकवाने के लिए भी जरताज है। भाई आप किस तरह, आप क्योंकि ज़ाहिर बात है इलेक्शन लड़ती हैं, इन चीज़ों को देखती है, जो मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात हैं और उसमें PTI भी कह रही है कि रीपोलिंग करवाएं, वजन है इन एतराज़ात में? थैंक यू रहमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, जो कराची का जो बाई इलेक्शन हुआ या डस्का का जो बाई इलेक्शन हुआ, इससे तो साफ पता चलता है, स्पेशली कराची के इलेक्शन में, कि इलेक्शन कमीशन का दोनों जगहों पर, डस्का में भी और कराची के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो मुतनाज़ा बनता जा रहा है और उसकी कैपेसिटी के ऊपर सवाल पैदा होना शुरू हो गया है कि एक बाई इलेक्शन अगर नहीं करवा सकती है तो फिर जनरल इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करवाएगी, और उसमें कोई भी पार्टी खुश नहीं है। जनरल इलेक्शन से पहले तो बल्दियाती इंतखाब आने, बल्दियाती इंतखाबात भी तो कराने। एग्जैक्टली। अब अभी हम तो अभी सिर्फ एक सीट की बात करें। दूसरी बात यह कि टर्न आउट जो है कराची में तो बहुत ही कम गया है। इसका मतलब है कि इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो है अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा है। उनके जहन में शायद ये बात है कि सिंध के अंदर प्री पोल रिगिंग हुई है, बाकायदा तालीम के महकमे को लोगों को इंडक्ट करा के बाकायदा मुतनाज़ा करके और उन्हें के वोट में हक दिलवाए गए हैं, और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी लोगों का एतमाद खत्म हो गया है कि शायद वोट डालने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट निकलना ही नहीं है जो हम कहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फर्ज करें
टर्न आउट कम था, पेंडेमिक भी था और रमजानुल मुबारक भी था। असूली तौर पर तो नहीं होना चाहिए था, चलो, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम इसको इलेक्शन को करवाते हैं, तो उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि तमाम पार्टियों का जो वोट बैंक है वो अगर परसेंटेज वाइज कम हुआ तो जो पार्टी सबसे आखिर में पीपल्स पार्टी आई थी वो हाईएस्ट वोट कैसे ले जाती है। मतलब फिर असूली तौर पर तो कैटेगोरिकली सबका कम होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद जब इन सारे प्रोसेस के बाद अगर हम कह रहे हैं कि जी आप दोबारा से इलेक्शन करवाएं, हम कहते हैं, हमने कहा दोबारा से इलेक्शन करवाएं, पीएमएलएन ने उस वक्त ये कहा कि जी री-वोटिंग काउंटिंग होनी चाहिए और री-काउंटिंग के ऊपर जारी बात आज उनको एतराज है। तो रहमान, इन सारे प्रोसेस में जो पीटीआई क्या कहती है, पीटीआई ये कहती है कि यहाँ पे भी एतराज है सिंध के अंदर के यहाँ पे अपनी महकमे के लोगों को, चूंकि उनकी हुकूमत थी, प्री पोल रिगिंग करके और इलेक्शन में बेतहाशा पैसा फेंक के स्पेशली इलाके में काम करवाए, जिसके वजह से मैं खिलाफ नहीं हूँ, इलाके में काम करवाने चाहिए। तो उसकी वजह से वोट बैंक को चेंज किया गया। डस्का के अंदर हमें ये एतराज था कि एहसन इकबाल और इनके जाने वाले लोगों को नारोवाल में से बुला के वहां पे लगवाया गया। तो ऐसे में जब इतना इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए, इलेक्शन प्रोसेस से लोगों का एतबार हो जाए और जीतने वाले के ऊपर हर कोई सवाल करे, पीएमएलएन भी खुश ना हो, हम भी खुश ना हो, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी सवाल हो, हर जगह पे सवाल पैदा होता है, तो फिर उसमें एक ही विजन आता है कि आगे बढ़े, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाए। आपके बड़ी जल्दी बदलते हैं। डस्का में आपके उम्मीदवार पर सबको एतराज था, तो उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट तक गए अपने उम्मीदवार को कि नहीं यही जीते हुए हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला हुआ वो डस्का के इलेक्शन दोबारा हो, यहाँ पर जो है वो अब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर आप लोगों का एतराज है। नहीं, देखिए रहमान, अब इससे सवाल क्या पैदा होता है, इसका मतलब ये कि कोई भी इलेक्शन मुतनाज़ा हुए बगैर नहीं है। हर इलेक्शन के ऊपर जीतने वाले और हारने वाले के तमाम पार्टियों के हर एक क्वेश्चंस हैं। अब इसका मतलब ये कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बाई इलेक्शन जिंदगी और मौत का मसला नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन बाई इलेक्शन एक दिन तो नहीं होता ना। अब तो फिर उसके बाद जाहिर बात है मीडिया भी उस पर बात करता रहता है, वो लंबा चलता है, वो पता नहीं अदालतों तक भी जाता है। अभी भी इस पे 249 में भी शायद अदालतों तक कभी रहमान, मैं तो इस चीज को पॉजिटिव समझती हूँ कि फाइनली मीडिया ने अपना प्राइम टाइम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को देना शुरू कर दिया है। देखिए ना, जब हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, जब हर इलेक्शन के ऊपर जाली का सवाल पैदा होता है, हर इलेक्शन के ऊपर प्री पोल रिगिंग या रिगिंग का सवाल पैदा होता है, तो फिर वहां पे इलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि जनरल इलेक्शन आना है, ये आपके लिए और हम सबके लिए एक सबक है जिससे हमने आगे बढ़ना है। बात तो करें, उसके लिए तो बात करनी है ना। बात किससे करनी है? मैं जरा ये अगर रफीउल्लाह साहब से पूछते हैं जरा, ये 249 पर रफी भाई ये बहुत सारे एतराजात हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह भाई जरा पूछ लूं जरा उनसे बात करके फिर मैं आ जाता हूँ आपके पास। काफी टाइम है जी, ये आज हमने क्योंकि बात इसी मौजू पे करनी है। ये रीपोलिंग पे भी जो है वो ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टीज, ये क्यों हो रहा है आगा रफीउल्लाह साहब, इलेक्शन में भी और फिर अब पोस्ट इलेक्शन भी? मेरी आवाज आ रही है आप तक ना? जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि थोड़ा सा रहमान भाई मुझे सुनिएगा, जब अभी ये कहते हैं कि टर्न आउट कम था, उस दौरान जब हमने एक एप्लीकेशन लगाई इलेक्शन कमीशन में कि मेहरबानी करके ये रमज़ान से आगे करके ईद के बाद इलेक्शन रखते हैं, तो उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और दीगर जमातों ने कहा कि देखो देखो पीपी भाग रही है। हमने कहा कि हम भाग नहीं रहे, क्योंकि हम इस शहर में यहाँ के रिहायशी, हमें पता है यहाँ के लोगों का मिजाज, यहाँ लोगों से हम मिल रहे हैं, लोगों के साथ जो बातचीत हो रही, लोगों की डिमांड है कि ये रमजान के बाद और इस गर्मी से बाद आप ये ईद के बाद इलेक्शन रखें, तो ताकि टर्न आउट। उस टाइम इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इलेक्शन का पूरा दिन किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। साहब अभी खुशाब में बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है, खुशाब में टर्न आउट देखे ना, मैं देखें कोविड का खतरा भी था, गर्मी भी थी, रमजान भी था, मगर वहां पे तो बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि खुशाब में गलत हुआ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो NA 249 के लोगों की डिमांड थी, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, और उसका आपको टर्न आउट में उसका जवाब भी मिल गया। फिर पोलिंग वाले दिन ना कोई पत्ता टूटा, ना कोई धुंध थी, ना कोई पोलिंग एजेंट अगवा हुए, ना प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए, ना कोई एजेंसियां नजर आई। उसके बाद फिर रात को 2:30 बजे तक जब तक रिजल्ट आ रहा था, पार्टियों को इत्मीनान था, तो उनको कोई कंप्लेन नहीं थी। 2:30 बजे के बाद जब सिनेरियो चेंज हो रहा है, जब रिजल्ट कंप्लीट आना शुरू हो गए, इनको पता चल गया कि हम हार रहे हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशनें मूव होना शुरू हो गई।
फिर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि जनाब हम रीकाउंटिंग चाहते हैं। उसके ऊपर हमने इनके साथ वहां जाके वो सारा प्रोसेस, वो उसमें हमने नहीं गया। देखें हमारे खिलाफ फैसला आया ना, हमने उसको चैलेंज नहीं किया, हमने कहा कि बिस्मिल्लाह करें, रीकाउंटिंग करवा लें। जब रीकाउंटिंग की बारी आई इन्होंने बोला नहीं, अब हम री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यह बादशाहत तो नहीं है। देखें हम सब एक आइन के तहत यहां पर बैठे हुए हैं, एक आइन के तहत गवर्नमेंट कर रहे हैं, एक आइन के तहत अपोजिशन कर रहे हैं। अगर मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त निहाल हाशमी साहब जो है वो एक लॉयर भी हैं, अगर वो खुद ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के बताएं कि लॉ क्या कहता है। अगर जब आप रिकाउंटिंग में गए फिर फॉर्म 46, फॉर्म 47, फिर ये वाली बातें नहीं होती, फिर आप गिनती करें और उसके दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मुझे रफीउल्लाह साहब एक चीज बताइए, जो एतराज है ज्यादा जहां पर वो पीपल्स पार्टी पे शक कर रहे हैं वो ये कि बैग्स में कोई गड़बड़ ना हो। पहले क्योंकि नून लीग ने दरखास्त भी दे दी थी कि फौज के हवाले कर दिए जाएं बैग्स। आज भी उन्होंने जो एतराज मेन उठा, उन्होंने कहा ये सील जो है वो नहीं है बैग के अंदर। तो ये जो एतराज़ात है क्या इनका कोई जवाब है? मैं आ रहा हूं उस पर। देखें बात यह है कि जब आपका दिल करे एक इदारे पे एतराज करे, जब आपको सूट नहीं करे दूसरे इदारे पे एतराज करे। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत एतराज कर रहे होंगे। बात यह कि ये इदारे, ये सारी चीजें, ये सारा निजाम, इस सिस्टम का ये लोग पाट रहे हैं। अगर ये चीजें गलत थी तो ये सही कर लेते। बात अभी भी कोई बिगड़ी नहीं है। मैं बोलता हूं कि जिस फोरम पे आपका दिल करे आप अपने जो कानूनी राइट्स है उसको इस्तेमाल करें। आप अगर इलेक्शन कमीशन में रीपोलिंग में चले जाए, जो आपका राइट है वो आप यूज करें, जो मेरा राइट है वो मैं यूज करूंगा। लेकिन ये बात गलत है कि आप मेरे वोटों की कदर नहीं कर रहे। मेरे, आप जिस तरह बोलते हैं ना कि वोटों की चोरी हुई है या वोटों को इज्जत दो, यहां पर आज का दिन आप साबित करें कि आप वोट को इज्जत दें, ताकि वो साबित हो कि एन 249 के लोगों ने जिनको पूछते हैं निहाल हाशमी साहब क्यों नहीं दे रहे सर वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे सर? नारा तो आप लगाते हैं सर। और आगा साहब जमा खातिर रखें, वोट को आप भी इज्जत देंगे, हम भी देंगे और सब देंगे। एक चीज इस मसले का हल है रहमान, एक हल वो हल ये है कि अगर रिकाउंटिंग तक आप आ गए हैं तो रीपोलिंग से बचने का एक तरीका है जिसको सबको एक्सेप्ट करना होगा, और वो तरीका ये है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट करा लें। जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी मटेरियल वहां पे अवेलेबल है, जो काउंटर स्लिप है, जो वोट है, बैलेट इस्तेमाल हुए, जो बैलेट इस्तेमाल नहीं हुए, जो फॉर्म 45 है, 46 है, 47 है, इन सबकी अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगी तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिकाउंटिंग से एक कदम आप आगे बढ़ जाए, पोलिंग से आपकी जान छूट जाएगी। और हम सबको मैं आप तीनों से जो है ना इसका हल जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तीनों सियासी लोग हैं। रहमान, अगर एक ब्रेक के बाद हल मौजूद है। बिल्कुल, ओके सर, मैं ब्रेक के बाद रखा इसका हल बताएं कि क्या हर इलेक्शन के बाद हमें इसी तरह से रीपोलिंग, फॉरेंसिक ऑडिट और रिकाउंटिंग जो है वो करनी पड़ेगी? इनमें से किसी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, या कोई ऐसा इलेक्शन भी हो सकता है कि एक दिन इलेक्शन हो और सारे मान लें उसका जो भी रिजल्ट आए? इस ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात और उन पर जो एतराज़ात उठते हैं उसके बाद। सरताज गुल साहब, ये NA 249 एक एग्जाम्पल है, इससे पहले मैंने डस्का की भी एग्जाम्पल दी। कुछ जगह पर ठीक भी होता है, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों, आज एक कमेटी भी बनाई, मगर इस्लाहात तो तभी आ सकती हैं जब आप इनसे बात करें, इनको साथ बिठाएं। वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर कैसे होगा ये काम? अच्छा देखिए ना रहमान, अभी हमने सबने दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN ने और हमने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए बड़ी डिसेंसी के साथ। आज ब्रेक में बड़ी आसानी से गया। आपने कहा कि मैं आपको भी, सबको इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है, कराची वाले के ऊपर और मुझे डस्का वाले के ऊपर एतराज़ है। अब ये कि अगर हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है, जीतने वाले की कोई जीत को नहीं मानता और हारने वाले अपनी हार तस्लीम नहीं करते, अगर हर इलेक्शन की किसी इलेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, किसी हाउस की इज्जत नहीं है, और सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी जो हुआ सारी दुनिया को पता है किस तरह ज़मीरों की खरीदो फरोख्त की गई, और इस मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शन हुआ हर एक ने एतराज़ उठाया, और 5 साल फिर अपोजिशन इसी बात को रोती है कि जी हमने तो ये तो इलेक्शन मुतनाज़ा था। अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है,
आगे मूव करना है। आगे मूव करने का तरीका क्या है कि बजाय इसके कि हर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएं, हर इलेक्शन के ऊपर रोना पिटना डाला जाए, हर इलेक्शन के ऊपर बैन किया जाए, आगे बढ़ के 23 का इलेक्शन आना है और इसमें क्या आगे होना चाहिए। वाहिद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिन्होंने आपको सोल्यूशन दिया है। हम इनको कह रहे हैं कि आप स्टैंडिंग कमेटी में आइए। स्टैंडिंग कमेटी में प्रॉपर 2020 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल पड़ा हुआ है। अच्छा, उस रिफॉर्म में सबसे पहली चीज जो अभी हम इलेक्शन कमीशन का कह रहे हैं कि सिंध का अमला वहां पे आया था, डस्का में हम कह रहे नारोवाल से आया था। सवाल तो वहीं से पैदा होता है। हमारी जो 49 चेकें उसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि इलेक्शन कमीशन की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अच्छा, कहीं से इसको मोल के लोग ना लेना पड़े, इसको पैसे ना लेने पड़े, इसका अपना बजट होना चाहिए। इस पे बट वो काम ऑर्डिनेंसेस के जरिए तो नहीं होना। मैंने आप ये देखें, चेंजेस जो आर्गुमेंट आपका बड़ा अच्छा है, चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि निजाम बदल लें, मगर वो ऑर्डिनेंस के जरिए तो मेरा ख्याल है मुश्किल से वो मैंने आपको बताया कि वो पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का 2020 का हमारा बिल है, उसके डिफरेंट हिस्से, इनको तो आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वो मैं आपको बताती हूँ उसके डिफरेंट हिस्से। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जब आप मेरे कुलीस के पास जाए, क्योंकि मुझे ये पता है कि एहसन इकबाल साहब और शहबाज शरीफ साहब तो इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर चुके हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर मैं जरा इनको चीजें पढ़ाना चाहती हूँ कि आपको पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को या हमारी जो अपोजिशन है उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो उसकी है, क्या इतराज है उनको इलेक्शन कमीशन को? एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं, इनके एतराजात सुन लें फिर पहले। नहीं सुनो, मैं सिर्फ चीजें रखती हूँ ना। ई वोटिंग है, आपको इसके ऊपर क्या इतराज है, जिसकी ये पेपर ट्रेल भी मौजूद है। अगर आपको उसके ऊपर इतराज है उसका आप हमें सोल्यूशन दे दें। ई वोटिंग आप कह रही हैं। तीसरा मैं कह रही हूँ कि 80 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर रहते हैं हमारे बिल के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानी। अगर आप उनसे पैसे मंगवा सकते हैं, हक हलाल की कमाई वो पाकिस्तान रेमिटेंस भिजवा सकते हैं, तो आप उसको वोट का हक नहीं दे सकते। चौथा सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अमले के ऊपर हमने ये कहा है कि वो 15 दिन पहले तैनात होगा, उसके ऊपर तमाम पार्टियों के एतराज का जवाब होगा, और 5 हमारे पोलिंग एजेंट्स वहां पे जाएंगे, और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अमले के ऊपर एतराज करेगा वो उस इलाके का भी नहीं होगा। अगर सिंध के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो वो केपी या किसी और सूबे से आएगा, सिंध के अंदर वहां पे इलेक्शन का ये तो टेक्निकल डिटेल है, बट असूलन तो ये 3 चीजें हैं, एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, ई वोटिंग और ओवरसीज है, और ऑर्डिनेंस जो है वो इससे मुतालिक है। अगर अब्दुल्ला साहब आपसे जरा शुरू करते हैं, तो मैं जरा इनसे पूछती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है और हर इलेक्शन के बाद हमने रोना पिटना नहीं है, तो आप इसमें से अगर ये इतराजात हैं इसके ऊपर डिबेट करें, कायमा कमेटी में पड़ा हुआ आए और इसको बेहतर करें इलेक्शन को। जी, अगर अब्दुल्ला साहब हो सकती है डिबेट, और जो इलेक्शन को अगर कोई काबिल कबूल हमने नतायज को बनाना है तो क्या करना चाहिए अगर इनकी इस्लाहात आपको नहीं मंजूर? पहले तो मैं जरताज गुल साहिबा का बेहद मशकूर हूँ कि ये मानती हैं कि इलेक्शन जो है उस पर एतराज़ात सही थे, 18 के भी सही थे, ये सारी बातें ये मान रही है कि सही थे, और ख़ास तौर से वो जो सेनेट का इलेक्शन जिसमें कैमरे पकड़े गए वो भी। लेकिन अब मैं आपको बात ये है कि देखे ना, उसमें सेनेट के इलेक्शन की बीबी जरताज गुल ने बात की जिसमें कैमरे भी पकड़े गए हाउस के अंदर, जिस तरह इन्होंने कहा कि हाउस को बेतुकीर किया जाए। अब अगर हमने वाकई सन पे अगर हमने वाकईतन अगर हमने वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो देखें, इसकी जिंदा मिसाल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब देखे गए। 18वीं तरमीम जब हमने की तो हमने इस हाउस में कोई बंदा छोड़ा नहीं जिसको हमने मुतमईन ना किया हो, जिस बंदे को हमने एतमाद में ना लिया हो, किसी मेंबर को, किसी पार्टी को, किसी एक शख्स को ऐसा नहीं था जिसको हमने ये चीज बावर ना कराई लॉजिक के साथ। और उसके बाद आज देखें उसके सम्राट पूरा मुल्क और 22 करोड़ अवाम ले रही है, और उसका इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में और ज्यादा फायदे नजर आएंगे। अगर वाकई गवर्नमेंट सीरियस है, अगर वाकई गवर्नमेंट चाहती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स के साथ, इस हाउस दोनों हाउसेस के मेंबरान के साथ मुझे आप ये कह रहे हैं कि तजावीज ठीक हैं, आप ये कह रहे हैं कि तजावीज ठीक हैं, पहले तो इस बात पर एग्री करें। मैं ये नहीं कह रहा बदलना है, नहीं तजावीज देखें, तजावीज तो अभी जब सामने आएंगी तो पता चलेंगे कि ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये बात सही है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, तरीकेकार के ऊपर बात होनी चाहिए, और उसमें क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशन। लेकिन इशू ये है कि आपकी सीरियसनेस शो होनी चाहिए कि आप वाकईतन ये करना चाह रहे हैं, ये आप परसेप्शन नहीं बनाना चाह रहे, ये आप सिर्फ जो है पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक इस हाउस में कोई एक चीज उठा के देखे जिसमें
पाक फौज की या जो ऊपर से डंडा हो, तो वो इन्होंने सबने मिलके और उसमें बिल्कुल जहां पर वहां पर फिर ये तमाम पार्टियों के हेड्स के पास घरों पे भी गए, दफ्तरों में भी गए, हिदायत मिली है। लेकिन जब 22 करोड़ आवाम की बात आई है तो वहां इन्होंने अना का मसला बनाया। अगर ये अना का मसला इस मुल्क के लिए छोड़ दें, इस मुल्क के इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, इस मुल्क में बेहतरीन लॉ के लिए ये बैठे, तो तमाम, मैं नहीं समझता कि इस हाउस में एक भी बंदा कोई ऐसा हो जो नहीं चाहता हो कि अच्छे रिफॉर्म्स हो, लेकिन आपको अना छोड़नी पड़ेगी, आपको पॉलिटिकली तरीके से आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। निहाल हाशमी साहब, इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जैसे होते हैं, या आपकी नजर में कोई और तरीका भी हो सकता है इलेक्शन कराने का जिससे ये इलेक्शन बेहतर हो सकता है? अच्छा, इससे पहले के तरीका आपको बताऊं, मेरे भाई आगा रफीउल्लाह ने कहा कि ऊपर से डंडा, तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, लाइटर मूड में पूछ रहा हूं, ये ऊपर से डंडा कहां से आया, ये बताएं कौन सा डंडा है? आगा साहब को पता है? मैंने तो नाम लिया है भाई, मैंने तो नाम लिया है, आपको पता है कि मैं डकी छुपी बात नहीं करता, मैंने नाम लिया है और मैंने बताया है, और वो उसका जिक्र तमाम पॉलिटिकल लीडर कर चुके हैं। मैं कोई लड़की टिप की बात नहीं कर रहा, मैंने ओपनली सारी बात की है। वो आप रहमान भाई पर रहम करें, हम और आप गुजारा कर लेंगे। पैमरा का नोटिस सुबह मिल जाएगा उनको। जिम्मेदार हैं आप, अपनी कहीं का खुद जिम्मेदार है। जी निहाल हाशमी साहब, मैं ताबेदार। अच्छा, अब लेकिन निहाल भाई दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट से ये डांट टपट खा चुके, अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। डिबेट पर आ जाए ना जरा, आप इस डिबेट को कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं। मैं तो आपसे इलेक्शन का पूछ रहा हूं कि इलेक्शन ऐसे ही करवाना है या इलेक्शन किसी और तरह से करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं आगा साहब मेरे भाई हैं, हम एक ही इलाके में रहते हैं। एक बात मैं और आगा, एक बात रेस्ट एश्योर कि सारी जिंदगी यही हिम्मत करेंगे, क्योंकि हक के लिए खड़ा होना है, हुसैनियत के साथ है हम, जदीलियत काफिले में नहीं। तो अब इलेक्शन इसी तरह से नहीं कर पाना। मगर आप एक बड़े मजेदारी बात बताऊं, बड़े सब्र से सुनिएगा कि आज और कल जनाब आरिफ अलवी साहब का बयान चल रहा है कि मैंने किया, हमने बनाया है। अब ये कोई पूछे सदर मुमलिकत से कि सदर मुमलिकत, आप मुमलिकत के सदर हैं या किसी पार्टी के सदर हैं? आप कह रहे हैं हमने ये इलेक्ट्रिक मशीन गिलाए, हम आप थोपना चाह रहे हैं हमको, हम सब पे। आप मैं है, अच्छा। आप हम नहीं है, हम सब अगर होते हैं तो एक तो इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं, दूसरी ये उनकी पावर, इलेक्शन कमीशन के पावर को ग्रैब करना चाहते हैं। ऐवान सदर में बैठ के ये साजिश तैयार हो रही है कि अगला हम इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। जिसमें हम स्पीकर्स को और चिप्स, एक चिप बदलने की बात है, कहीं का अंगूठा कहीं वोट निकल जाएगा। तो ये पूरी एक मंसूबा साजी है, एक जालसाजी हो रही है कि अगला इलेक्शन कैसे चोरी किया जाए, और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को सल्ब करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, ये कह रहे हम करेंगे। भाई आप कौन है आप करने वाले? आप इलेक्शन कमीशन है। अब रह गया ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, डुअल नेशनलिटी नहीं रखते हैं, जो किसी जरूरत के तहत बाहर मुल्क गए हुए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर रहे हैं, वो जरूर आप इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी। अच्छा चले, आपने एक एतराज उठाया निहाल भाई, आपने एक एतराज उठाया, आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक साजिश हो सकती है इनका इलेक्शन को चोरी करने के लिए। 80 लाख नहीं, फिर 1 करोड़ 80 लाख वोट ले आएंगे अपनी जालसाजी से, चूंकि इन्होंने कहा हमने ये प्रोग्राम तरतीब किया। अगर आप कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह फिर क्या जिस तरह से अभी होता है उसी तरह से होना चाहिए, या कोई और बेहतर ऑल्टरनेटिव भी है आपके पास? क्या ब्रांड है ये बना रहे वोटिंग मशीन, ये बना रहे वोटिंग मशीन, ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आगा भाई एक जी इलेक्शन कमीशन को चलाना चाहते हैं। नहीं, जैसा आज हो रहा है, कल इदारे मुदाखलत ना करें इलेक्शन के रिजल्ट्स में, इलेक्शन के प्रोसेस में। सारे इदारे, किसी जमाने में डीसी साहब क्या करते थे, कभी एसएचओ साहब क्या करते थे, कभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती है, कभी कोई करता है, कभी अदलिया क्या करती थी, ये बंद होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट करती थी आप जी। आज़म के साथ खड़े होके तो पाकिस्तान मारूते वजूद में आ गया। लोगों के फैसले को चैलेंज नहीं करना। लेकिन निहाल भाई, लोगों का फैसला क्या है उसको सही तरह से आगे सामने आने के लिए भी तो हमें कोई तरीकाकार वजह करना है ना।
अब वो उसी तरीकेकार पर जो है वो बहस हो रही है। पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंपावर्ड करेंगे। ये ऐवान सदर में बैठकर रूलिंग पार्टी नहीं बना सकती है, वो हमें डिक्टेट नहीं करेगी। चलो मैं एक मिनट मुझे दे, मैं जरा ये अगर रफीउल्लाह से जरा सुन लूं ये क्या कह रहे हैं। जी रफीउल्लाह। रहमान भाई देखें, हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कोई इतराज नहीं है। आपको मैं एक चीज की वजाहत करता चलूं कि हम वो जो कहते हैं ना दूध का जला हुआ दही को भी फूंकता है, ये इशू ये है कि आज मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी आपकी तौसीफ से पूरी कौम सुने। एक वाहिद पार्टी है पीटीआई जिसको नादरा का एक्सेस हासिल है, वो वोटर लिस्टों का, बाकी किसी एक पार्टी को नहीं हासिल है। वह ये इदारा नादरा का कोई जरखरीद गुलाम है कि उनका, कि आप देखें कि इनके पास सिस्टम मौजूद है नादरा का, ये 18 में भी और इससे पहले वाले इलेक्शन में और अभी बाई इलेक्शन में भी ये इनके पास एक्सेस होता है नादरा का जो वोटर लिस्ट है उसके पर। हम सारे जो है वो इलेक्शन कमीशन से फोटो कॉपियों पे काम चला रहे होते हैं, हमारे वर्कर लिख रहे होते हैं, और ये जनाब सारे के सारे इनके पास नादरा का पूरा डेटा एक्सेस इनके पास मौजूद है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप पे एतबार नहीं किया जा सकता। आपको इस चीज के लिए, आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए आना पड़ेगा। आप कहें कि बिल्कुल मैं भी सिलेंडर पीटीआई सिलेंडर होती है तमाम चीजों से जो, फिर उसके बाद आपके साथ रिफॉर्म्स वो चाहते हैं बट आपकी नीयत पे शक है। और उसके एक बहुत फॉरेन फंडिंग केस का फैसला तो नहीं हो सका इनसे। फॉरेन मैं ब्रेक के बाद फिर आप जरा डिटेल के साथ जरा जवाब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं सर एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जरा ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं एक अच्छा शफाफ इलेक्शन कराने के लिए जिसके नताइज सबको तस्लीम हो, सारे तस्लीम कर लें। इस ब्रेक के बाद आता ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इंतखाबी इस्लाहात ज़िमनी इंतखाबात पर बात हो रही है, जो शोर मच रहा है। दरताज गुल साहब, दो एतराज़ात हैं जो आगा रफीउल्लाह और निहाल हाशमी की गुफ्तगू में सामने आए। नंबर 1, हुकूमत के रवैये के हवाले से जो है वो अपोजिशन को शिकायत है, रवैया ठीक नहीं है, बात नहीं हो सकती, संजीदगी नहीं है। और दूसरा शक है कि कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो अपने हक में जो है वो इस्तेमाल ना कर लें। अच्छा रहमान, आई होप कि आप मुझे टाइम दे देंगे क्योंकि मैंने दोनों का जवाब देना है। जहाँ तक नीयत की बात है, जहाँ तक शक की बात है, देखिए ना 2018 में आगा रफीउल्लाह साहब भी इलेक्शन जीत के आए, बिलावल भी, भुट्टो भी, जरदारी साहब भी, शहबाज शरीफ भी, ख्वाजा साद रफीक, बेहसन इकबाल साहब भी, खाकान अब्बासी साहब भी इलेक्शन जीत के आए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी, मैं भी, मुराद सईद भी, इस तरह और भी बहुत सारे लोग इलेक्शन जीत के आए। अब ये कितनी मज़ेदार बात है कि 2018 का इलेक्शन जहाँ से मैं जीती हूँ, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जीते हैं, वो 2018 का इलेक्शन रिग्ड है। जहाँ से आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ साहब जीत जाएं वो इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं है, वो ठीक जीते हैं। तो लिहाजा ये तय कर लें कि यानी जो इनको सूट करता है वहाँ पे ठीक इलेक्शन हुआ है, जहाँ से हम जीते हैं वहाँ पे। 2 पॉइंट्स पर आ जाएं, रवैया और दूसरा कि कहीं आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि ये सारा सिस्टम 2023 का इलेक्शन जीतने के लिए आप लाना चाहते हैं। तीसरा दूसरी बात, अब मुझे भी आगा रफीउल्लाह साहब को भी और निहाल हाशमी साहब को और आपको तीनों को लोग सुन रहे हैं, तो अभी अवाम ने फैसला करना है। अगर आप जो पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तो बातों से सही लग रहा है कि उनको पटवारियों का, पुलिस का, पंजाब में पुराना लगाए हुए लोगों का धांधली ज़्यादा इलेक्शन सूट करता है। इनकी बातों से ये तो लग रहा है कि ये चाहते हैं कि हर इलेक्शन के बाद रोएं, हर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाए, पीएमएलएन आगे ना बढ़ सके और हर इलेक्शन के ऊपर सवाल किया जाए ताकि इनको रोने का मौका मिले। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं चाहते। मैंने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे मैंने कहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे, आपको ई वोटिंग पे एतराज है ना, बाकी चीजें जो मैंने आपको गिनवाई कि ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका हक दो, ये उनको नहीं देना चाहते। आपने ऑटोनॉमी कहा था, आपने ओवरसीज की बात की और आपने स्टाफ को लगाने की बात की। दूसरा, ऐसे इसके एक और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह सेनेट के इलेक्शन के ऊपर सवाल हुए हैं, हम कह रहे हैं इसके 49 शिकों में ये भी शामिल है, पूरा असल में पढ़ा ही नहीं है क्योंकि लड़ाइयों से फुर्सत हो तो ये पढ़ें। उसमें लिखा है कि सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो ओपन, आइडेंटिफाइबल, ट्रेसेबल वोट होना चाहिए। अच्छा, ये जो रिफॉर्म थे ये नवाज शरीफ साहब ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, इन्होंने भी कहा था कि ये आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आज इनको ये हम पे एतराज है। अगर दूसरी बात ये कि जब हम स्टैंडिंग कमेटी में ये लेकर जाते हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर मसला लेकर जाते हैं, हम अपनी वो कमेटी बनाते हैं, आज भी स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई है, अगर वहां पे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन का ये कहे कि मैं जूता मारूंगा या मैं डाइस का गिराव करूंगा और मैं बात नहीं होने दूंगा, तो ये बात तो आगे नहीं बढ़ सकेगी।
तीसरा PMLN ये फरमा रहे कि हम इलेक्शन कमीशन को की ऑटोनॉमी हम लेना चाहते हैं और हमें कोई इतराज। ये कितनी मुज़क्किर बात है कि कानून साजी का इख्तियार सबसे अबव जो है वो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंटेरियन इसलिए यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं कि आपने कानून साजी करनी है। आप कह रहे हैं कि कानून साजी का इख्तियार जो है वो आप इलेक्शन कमीशन को दे दे। इसका मतलब है कि जो नैब की तरमीम है वो नैब को इदारे को दे दे। इसका मतलब तो ये हुआ यानी जिस इदारे ने तरमीम करनी है पार्लियामेंट को छोड़ दे PMLN ये चाहती है और हम जो है उस इदारे को उसके अपनी मर्जी करने दे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको इन सारी 49 शिकों के अगर आप पढ़ ले, अगर आपको उस पे किसी चीज पे एतराज है तो आप उसके अंदर डिबेट करें और आप हमें उसका रीजन दें, आगे बढ़ें ताकि हम आगे मुल्क में बढ़ सकें। लेकिन अवाम देख रही है, मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी का इसमें कुछ नहीं कह सकती, मैं इससे पीपल्स पार्टी के इसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने एटलीस्ट आगा रफीला साहब की बात में एटलीस्ट इतना टिल्ट तो देखा है कि चलें रवैये भी करने वो आपस में तय कर लें, बड़े हमारे सारे पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ तो PMLN के स्पोक्स पर्सन आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। देखिए ना, आप कहते हैं रिफॉर्म ज़ाहिर बात है टॉक शो में तो हो नहीं सकती, इसके लिए तो बात का फोरम तो एक ही जगह कमेटी में हमने दी हुई है ना, पार्लियामेंट में हमने दी हुई है ना। अच्छा फिर दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी वहां तो हमने ये जाके दे दिया। ये तो 2020 का बिल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वहां पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आगे क्यों नहीं बढ़ते? अगर आप ये समझते हैं कि आप नैब की कवानीन की तरह PMLN जो है वो 39 शिकों में से 34 शिकें ले आएगी कि आप टूथलेस कर दें नैब को और आप जो करप्शन करने दे, तो इस तरह तो आगे बात नहीं बढ़ेगी ना। तो मेरा ख्याल है असल तो बात यह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो है वो बात होती है या नहीं होती है। मैं यही सारा मुद्दा है। मैं निहाल हाशमी साहब, आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतराज हो सकता है, बाकी भी मामलात पर एतराज हो सकता है, 49 पॉइंट्स हैं, मगर बात ही नहीं हो सकती क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो ये मौकफ जो है वो सामने आया। क्यों बात ही क्यों नहीं करना चाहते? तो एक आपका भी बड़ा इशू है, आपका डस्का पे भी एतराज रहा है, आपका भी एक कराची वाले इलेक्शन पे भी आगे इलेक्शन हार रहे हैं 2023 में, इनको अपनी हाथ है इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। जी मजाक की बात है कि जी आपने अपने लिए वोटे वो बनाई है, मशीनें बनाई हैं, आप आए, आप उसकी ब्रीफिंग लेना, आप आए ब्रीफिंग ले उसकी। चलो ठीक है जी। आपने मोहतरमा ने भी पार्लियामेंट की बात की। आप देखिए मोहतरमा ने 3 और सब्जेक्ट पे बात कर ली, उनको अंदाजा ही नहीं था, उन्होंने कर लिया। बहरहाल इस पार्लियामेंट को आपने रबर स्टैम्प बना दिया। सबसे पहले तो आप ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामेंट को आप खाते में नहीं लाते। और अगर पार्लियामेंट में कोई खड़ा होकर बात करना चाहता है तो स्पीकर साहब उसको बोलने की इजाजत नहीं देती। और बात भी किस सब्जेक्ट पे करना चाहते थे? शाहिद खाकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत के ऊपर जो बिल लाया था उसमें 2 नंबरी पे बात करना चाहते थे, और उसमें कोई भी आदमी किसी भी लिमिट में जा सकता है। मैं उसको उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, एक नया बहस छिड़ जाएगा। अच्छा ये इलेक्शन वाले इशू पर आ जाए निहाल भाई। हाँ, इलेक्शन वाले इशू पे आ रहा हूँ। देखिए आपने हमारी पार्टी के हवाले से बात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ इलेक्शन नहीं हर हवाले से हमेशा बात करने की बात की। तो आप किससे आज बात करना चाहते हैं? आप 3 साल से शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखते हैं, आप उनको चोर कहते हैं, डाकू करते हैं, अदालतें उनको कहती हैं कि नहीं इनके ऊपर इल्जामात साबित नहीं हो पा रहे, इनको बेल आउट कर दिया जाए। तो आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो हमें चोर भी कहेंगे, डाकू भी कहेंगे। ऊपर से आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ऐवान सदर को इस्तेमाल करते हैं, ऐवान सदर को आप इस्तेमाल करते हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को आप लेके आते हैं। आप साइड पे हो, ये इलेक्शन रिफॉर्म हम सबका है। आप जब कहते हैं कि हम लाना चाह रहे हैं, मैं फिर पहले भी एक बात कर चुका था कि ओवरसीज पाकिस्तान सर आंखों पे, मगर पूरी दुनिया में जो ओवरसीज लोग होते हैं उनको क्या तरीका होता है वो अडॉप्ट करना चाहिए हमें। और ये जो वोटिंग मशीन इन्होंने इजाद किया है ये किसके मुशावरत से, और हमने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन को हम देना चाहते हैं कानून साजी की इंफॉर्मेशन। हम कहते हैं उनको इंडिपेंडेंट एंड हाशमी साहब एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है ना कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो वो ना ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकती हैं, तरीका बदलना है या जो भी करना है, और ना ही किसी और फोरम पर हो सकती है। उसका तो एक ही फोरम है और वो फोरम है पार्लियामेंट। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था करनी है नहीं करनी है, मगर बात जो है वो इनसे क्यों नहीं हो सकती, ये मेन इशू था। अगर आप मुझे इजाजत दें जरा एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू जरा कर लीजिएगा, मैं फिर आकर रफीउल्लाह साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, जरा बहस को समेटना है। आगा रफीउल्लाह साहब योर फाइनल कमेंट, ये
अपोजिशन के पास कोई मुतबादिल तजवीज है? जी चले, आप मुझे फिर थोड़ा सा आप ब्रीफली जरा कर लें जरा, ताकि फिर मैं बाकी दोनों से भी पूछ लूं। पिछले बार भी आरटीएस इस्तेमाल किया गया था और रजा खान साहब जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने रात 2 बजे कहा मैं बड़ा बेबस। और एक और चीज, हमारी यह इख्तियार कोई और इस्तेमाल करते हैं, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इसमें हुआ, वो कहते हैं ना तू ख्वाब है किसी और का, तुझे देखता कोई और है। नाहल करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन साहब था, मगर मियां नवाज शरीफ को नाहल किसी और ने कर दिया। तो इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात इसी को समेटना चाहता हूं। आगा रफीउल्लाह साहब, कोई मुतबादिल तजवीज़ आपके पास है कि किस तरह इस इंतजाम को बेहतर करें? आपको भी अपनी तजवीज़ जो है वो देखें, पार्टियों को भी सामने लानी चाहिए। देखें रहमान भाई, बिल्कुल मैं जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स टॉक शोज में नहीं आएंगे। टॉक शोज में यही होता है कि हमने अपनी कौम को, अपने लोगों को अपना मौक़िफ़ देना होता है, अपनी पार्टी के हवाले से राय देनी होती है। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स 100% होने चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं कि देखें, एक इदारा है नादरा, वो आपके पास है, आपने उसको बेदरक अपने मुफाद में इस्तेमाल किया, जो कि एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम का इक्वली सबका हक है, यार तमाम सियासी पार्टियों का उस पर उतना ही हक है, लेकिन आप यूज कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जब तक तहरीक इंसाफ इस चीज की सीरियसनेस ना शो करे कि वाकईतन हम ये रिफॉर्म, हमारे पास बेहतरीन हल है इस इलेक्शन का। हम आपको देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने 18वीं तरमीम पास की ना, और उसके ऊपर आज दिन तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, और अगर वो दिल में रखता भी हो तो बोल नहीं सकता, क्योंकि हमने एक कंसेंसस के साथ, जो आज पीटीआई में लोग बैठे वो लोग भी उसका हिस्सा रहे। लेकिन इशू ये, हम आपको हर किस्म की सपोर्ट इस मुल्क के लिए देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस के इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, वो इसलिए नहीं कि पीटीआई की, वो इसलिए कि इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस 22 करोड़ अवाम के लिए पॉलिटिकली पार्टी हमारी, जो इस हमारी क्यादत ने जो शहादतें दी है, वो इसीलिए दी है कि इस मुल्क को किसी ऐसे रुख पे लेके जाया जाए कि जिससे इस 22 करोड़ अवाम की तकदीर बदले, किस्मत बदले। उसका यह मकसद नहीं है कि मैं इनके ऊपर कीचड़ उछालूं, ये मेरे पे उछाले, 2-3 घंटे रात में शो करें, तो बुनियादी इंग्रेडिएंट पार्लियामेंट में आप ये कह रहे हैं, बुनियादी इंग्रेडिएंट आप ये कह रहे हैं कि संजीदगी इनके अंदर होनी चाहिए, इनको हर किसी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, यही है ना, जिसका विल होना चाहिए। और हम आपको, हमारे पास बिल्कुल हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास हल है, हमारी क़ियादत, हमारे लोग बड़े कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर। ठीक है, देखें इलेक्शन आप हारे जा रहे हैं। मैं गुल साहबा, मैं जरा फाइनल कमेंट ले लूं रफीउल्लाह भाई। ओके, खुश आपका भी इलेक्शन जो है वो भी नहीं आप जो है वो जीत सके, तो क्या ये इलेक्शन अब इसी तरह से होंगे? इंतखाबी इस्लाहात का मामला, क्या ये मामला इसी तरह से रुका रहेगा, या फिर हुकूमत थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाकर अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा सकती है? देखिए रहमान, सीधी सी बात है कि हमारा विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और हम इसको प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि मुल्क में आइंदा का जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ा ना हो। हम उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात लेकर आ रहे हैं। हम उसमें बिल्कुल संजीदा हैं। हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे कायम कमेटियों में, और जो कमेटी स्पीकर साहब के सामने बनेंगे उसमें हम तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। हम बार बार उनको कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बैठे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बने, क्योंकि ये मुल्क हर बाई इलेक्शन के ऊपर और हर इलेक्शन के ऊपर जिस तरीके से तनाज़ा खड़ा हो जाता है, मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के थ्रू होगा ना, क्योंकि आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन से पहले भी ये मामला अदालत तक तो गया था, जब पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट के फ्लोर को अपने करप्शन के लिए, डाइस के गिराव के लिए, लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल करेगी, जिस तरह अपोजिशन और स्पेशली पीएमएलएन अभी भी मौजूदा इंतखाबी इस्लाहात से साफ लग रहा है कि पीएमएलएन भागना चाहती है। मुझे लगता है इनको 2023 में इनका नजरिया खत्म हो गया, इनको लग रहा है कि ये इलेक्शन जीतने वाले नहीं है, तो ये चाहते हैं कि किसी को भी ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। लेकिन ये इनका ख्वाब हम पूरा नहीं होने देंगे। इस मुल्क में इंतखाबात फेयर होंगे, फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉनिक, इसी का यही इसका हल है कि ई वोटिंग को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है हम इसका। आजमी साहब 10 सेकंड जैसे फाइनल आपका कमेंट। और कौम इनको जज करेगी कि इसका मतलब है कि पीएमएलएन को पटवारियों का, पुलिस का, धांधली का इलेक्शन सूट करता है। अगर ये नहीं चाहते तो आए इंतखाबी इस्लाहात का पार्लियामेंट में हिस्सा बने। ठीक, फाइनल कमेंट ये है कि कोई भी तरीके कार अडॉप्ट करें,
जीतेगा शेर, नवाज शरीफ का बयानिया जीत रहा है, जीतेगा, वोट को इज्जत दो। मरियम नवाज शरीफ क्या वो बयानिया जीत रहा है, वोट को इज्जत दो। तो ये कोई भी कर ले, ये लंदन में सब भगोड़े ही जीतेंगे। अच्छा ठीक है, 21 में बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, मेरे आगा रफीउल्लाह साहब, ज़रताज गुल साहब। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।